सेंट्रल पॉइंट, और फिर उसके बाद फिर हमने रेडियन के ऊपर पूरा क्लास किया था। एग्जैक्टली। तो हमने सब जो इम्पोर्टेंट बात समझी थी वो ये समझा था कि हम एंगल कैसे मेजर करते हैं। हम डिग्री में एंगल मेजर कर सकते हैं और रेडियन में एंगल मेजर कर सकते हैं, और रेडियन और डिग्री में हमने रिलेशन भी फिगर आउट किया, और हमने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला भी ड्राइव किया था जिसमें हम आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, मान लीजिए कोई ए बी कोई आर्क है जो यहाँ सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है, थीटा इज इन रेडियन, ओके, और इस सर्कल की रेडियस आर है। तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था लेंथ ऑफ आर्क ए बी होगा थीटा इनटू आर, थीटा प्लस रेडियन इनटू रेडियन। ओके, तो हमने ये फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि अगर हमें ये पता है कोई आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है तो हम उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ओके फाइन। तो चलिए, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन प्रूव करने वाले हैं, और वो प्रोपोजिशन ये है कि अगर मान लीजिए सर्किल की दो कॉर्ड हैं इक्वल लेंथ की, ओके, तो जो दो कॉर्ड्स हैं इक्वल लेंथ की वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी, और अगर कोई दो कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। सर कॉन्ग्रुएंसी से दोनों प्रूव हो जाएंगे। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। सर बोर्ड का सेटअप सर थोड़ा, सर कैमरा थोड़ा सेट कर दिए सर, नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा था पिछली बार में भी, आज भी सर थोड़ा का पार्ट नहीं दिख रहा। स्क्रीन ब्लर हो रही। सर हाँ बोलिए। सर नीचे का थोड़ा सा पार्ट दिखता नहीं है सर, आप थोड़ा ऊपर लिख दीजिएगा सर, पिछली बार नहीं दिख रहा। यस सर। नीचे का कितने ना सर ये सर्कल तक ही दिख रहा है, सर्कल जहाँ पर एंड हो रहा है उसके नीचे का कुछ नहीं दिख रहा। यस सर, थोड़ा ऊपर से लिखें। ओके ओके, ये सर अब थोड़ा दिख रहा है सर अब सही है यहाँ पे सर, पर स्क्रीन ब्लर हो रही है सर। स्क्रीन तो क्लियर है। क्लियर है सर, स्क्रीन क्लियर है। यस सर। तो हम ये प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं, और ये प्रोपोर्शन ये है कि हम इसके अंदर एक सर्किल बनाते हैं, और हमने दो कॉर्ड बनाए से ए बी, ये सर्किल का सेंटर, ये पॉइंट हो। ओके, तो हम ये बोलने वाले हैं इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखिए हम इस समय आर्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉर्ड की बात कर रहे हैं। कॉर्ड मतलब स्ट्रेट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ओके यस सर। इफ ए बी क्या इज इक्वल अभी क्लास शुरू हुई है? क्या सर क्लास क्या बोल रहे हो? सर पूछ रहा है अभी भी क्लास शुरू हुई है क्या? क्लास अपना टाइम पे स्टार्ट हो गई थी 4 बजे। सर मतलब 2 मिनट। देखिए हाँ बेटा, हाँ तो 2 मिनट ही हुए। इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन अभी हम ये फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, अभी तक इससे पहले कुछ पढ़ा नहीं है हमने। ओके ओके सर। सुन लीजिए, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन सर डन। एंड कन्वर्स, मैंने लिखा है एंड कन्वर्स, मैंने कन्वर्स को लिखा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ?
कन्वर्स का क्या मतलब हुआ कि सर हम अगर इसको दोनों सर डायरेक्शन AOB और अगर COD एंगल एंगल इक्वल है इक्वल तो है तो AB और फिर CD हमें कॉर्ड की लेंथ को इक्वल दिखाना है। हाँ, तो हम सबसे पहले इसे डायरेक्ट इम्प्लीकेशन में प्रूव करते हैं। इसको पार्ट ए बोल देता हूँ। पार्ट ए के अंदर मैं मान के चल रहा हूँ कि इफ AB इज इक्वल टू CD। तो देखिए अब मैं इसी डायग्राम में एक नया डायग्राम बना रहा हूँ प्रूव करने के लिए। ये प्रोपोर्शन का डायग्राम है, तो प्रूव करने के लिए नया डायग्राम बनाना है। तो देखिए सर्किल की रेडियस को मैं R मान लेता हूँ। लेट R be the radius of the circle। तो अब मुझे ये वाले एंगल को इक्वल शो करना है, तो बताइए मैं किस तरह शो कर सकता हूँ? हाउ कैन आई डू इट? Sir, by SSS congruence कॉन्ग्रुएंसी triangles AOB and triangle COD. एग्जैक्टली। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ AOB और COD को XSS से कॉन्ग्रुएंट OAB is congruent to triangle OCD by SSS congruence. So angle AOB is equal to angle COD. Okay, तो क्या हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया? क्या प्रूफ इज कंप्लीटेड? Sir, नो सर, बी पार्ट भी करना पड़ेगा। अभी हमने कन्वर्स प्रूफ नहीं किया। कन्वर्स प्रूफ करने के Yes, लिए sir. हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा? लेट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। सर हमें प्रूफ AB टू CD करना था, हमने कंसीडर AB इक्वल्स टू CD किया है। नहीं तो हमें दे रखा था ना पहले से AB इक्वल्स टू CD। तो सर AB फिर is equal to CD then this and अरे AB converse। इक्वल्स टू CD तो Converse का गिवन मतलब हुआ if this नहीं सर, तो फिर समझ हमने में आ रहा है? AB इक्वल्स टू CD क्यों लिखा है? फिर तो हमें लिखना चाहिए था ना प्रूफ एंगल AOB इक्वल्स टू COD। सर वो अभी प्रूफ तो किया पहले है। आप स्टेटमेंट वो हमने प्रूव प्रूफ कर रहे हो ना, फिर कन्वर्स करोगे ना। हाँ, सर अभी जो हमारा आधा प्रूफ हुआ है। सर जो हमारा O पॉइंट है वो सर रेडियस है। सर आधा वो हुआ है सेंटर है, O is the center। सर। हमने पहले पार्ट में तो AB कन्वर्स वर्ड का मतलब पता है? पहले ही बताओ। बताया था ना कन्वर्स। नहीं, कन्वर्स नहीं पूछ रही सर, मैं ये पूछ रही हूँ हमने पहले में AB इक्वल्स टू CD कंसीडर किया है कि वो है, तो हमने प्रूफ करा कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। तो फिर हमने प्रूफ में ये क्यों लिख रखा है कि इफ AB इक्वल्स टू CD? प्रूफ में तो फिर हमें ये लिखना चाहिए ना। क्योंकि AB is equal to CD को एज्यूम करा ना हमने, इफ में डाला, मतलब इसको हम एज्यूम करके चल रहे हैं और फिर हमने इसको प्रूव किया। अब फिर हम इसको इफ में डालेंगे और इसको प्रूव करेंगे। ओके सर। सर मतलब अब जो कंडीशन होगी उसमें एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COD होगा, उससे हमें प्रूफ करना है कि AB इक्वल्स टू CD। एग्जैक्टली। स्क्रीन ब्लर हो रही कंडीशन है, थोड़ा सा साइड में हो जाइए सर, लिखने दीजिए। मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट सिखाए थे ना, तो उसमें क्या सिखाया था? इफ Yes, sir, समथिंग देन समथिंग। तो हम इफ में कुछ लेंगे, इफ में हमने ये Yes, रखा sir. और देन में ये प्रूव कर दिया। अब नहीं। इफ में इसको लूंगा और देन में इसको प्रूव कर दूंगा, राइट? नहीं सर, मतलब Yes, sir. यस सर, समझ आया। सर बाय कंडीशनल। हाँ, ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा है ना, क्योंकि हमने एंड कन्वर्स लिख दिया ना। एंड कन्वर्स का sir. मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन से भी ट्रू है। यस सर, इस अब डायरेक्शन दूसरे से भी ट्रू है और ढंग से। opposite। ठीक है, आगे बढ़े। सर अब इसमें कन्वर्स भी प्रूफ करना है। हाँ, इधर आप करो, नहीं करो, पहले बताओ। सर डायग्राम मत करना। सर बन गया। जल्दी नोट करिए फटाफट। सर कन्वर्स में क्या प्रूफ कर? आइए मैं करूंगा, आइए पता तो चलेगा। ऐसे ऐसे प्रूव हो जाएगा। हाँ, गुड।
देखिए अब मैं कन्वर्स प्रूव कर रहा हूं तो मैं कन्वर्स को बी पार्ट बोलता हूं। ओके यस तो सर। इसके अंदर मैं क्या प्रूव करता हूं, इसमें क्या लिखूंगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। यस सर। और इसके लिए एक सेपरेट डायग्राम ला लेता हूं। सर अब हमें ए बी इक्वल टू सी रेडियस सब इक्वल होती है तो सब वो हो जाएगा और अच्छा अब हमें हमें प्रूव एंगल क्या करना है, वी नीड टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें, AB इज इक्वल टू CD। ए बी सर इक्वल इक्वल सी डी। तो हमारे पास क्या है बताइए, ट्राइंगल वी हैव बताइए क्या है, ट्राइंगल एंगल। ए ओ बी, यस सर, ट्राइंगल AB O और ODC COD COD बाय साइड SAS एंगल। यस सर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। बाय SOS कॉन्ग्रुएंट। लेकिन लिखने का तरीका देख लीजिए, वी हैव को लिखा सेंटर में लिखा, नेक्स्ट लाइन को फिर से लेफ्ट अलाइन करके लिखा। ओके सर। सर क्योंकि सर वी हैव के अंदर ये स्टेटमेंट आते हैं सर, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू हाँ ट्राइंगल COD, इसलिए ये इसके अंदर, हाँ इसलिए इसके स्लाइटली राइट हैंड साइड में है। इसको यस सर। सेंटर में लिखते हैं, सर नेक्स्ट ए लाइन बी और सेंटर। सुनिए और सर जो दूसरी स्टेटमेंट लिखी मैथ थी वो सर रिलेटेड है पर वो अलग हाँ। रखती है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैथ को लिखने का तरीका ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती है ना, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को हम सेंटर में लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में। ओके लेकिन सेंटर में लिखने का मतलब ये नहीं है कि स्टेटमेंट ब्रेक हो गया, स्टेटमेंट पूरा चल रहा है, स्टेटमेंट ब्रेक नहीं हुआ है। वी हैव दिस और फिर ये लेफ्ट अलाइंड नेक्स्ट लाइन फॉर नहीं बाय SAS कॉन्फ्रेंस। समझ में आ रहा है, ये मैथ को लिखने का यस तरीका है। सर। सर ओके सर प्रोफेशनल ऐसे ही लिखते हैं सर बाकी सर प्रोग्रामिंग उसमें भी सर हम राइट हैंड साइड में, क्योंकि उसके अंदर ही आ जाती है वो स्टेटमेंट सर, इसलिए हाँ इसे भी तो हम ये ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं। कंप्लीट हुआ है। ओके कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन जो लिखेंगे हम उसे स्टेटमेंट का ही पार्ट मानेंगे, ये नहीं कि यस मैथमेटिकल सर। इक्वेशन अलग हो जाएगी, भले ही वो सेंटर में लिखी हुई है लेकिन वो स्टेटमेंट का ही पार्ट है पूरा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो ये तो ट्रायंगल कॉन्फ्रेंस हो गए। सो हमको क्या मिला बताइए, यस सर। क्या सर मिला हमको, AB इक्वल्स टू CD हो AB जाएगा इज इक्वल टू CD बाय कॉन्ग्रुएंट पार्ट से कॉन्ग्रुएंट AB ट्रायंगल। इक्वल टू CD, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, लिख लीजिएगा शायद। तो दिस इज, हमने दोनों डायरेक्शन से प्रूव कर दिया है। तो हमको यस सर। और सर दोनों के लिए ही हमें CPCT से ही प्रूव हुआ है हमारा जो था हाँ प्रोडक्ट। कॉन्ग्रुएंस से प्रूव हुआ है, राइट राइट, CPCT से प्रूव हुआ है। कॉन्ग्रुएंस इज अ वेरी स्ट्रांग टूल, चलिए, बट सिमिलरिटी इज अ स्ट्रॉन्गर, similarity is a similarity is a more interesting tool. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रोपोर्शन के बाद एक स्टेटमेंट लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन में, बोलो रेडी? यस सर। यस सर। यस सर। लिखिए, thus we have proved, thus we have proved सर क्या प्रूफ करना? क्या? सर ए बी इज इक्वल टू CD CPCT से लिखा। उसके बाद लिखो thus we have proved, thus we have proved यस सर। that if two circles, two chords, if two chords of a circle, if two chords of a circle are congruent,
chords of a circle are congruent, then the arcs they subtend, are congruent. Then the arcs they subtend are congruent. क्योंकि जो आर्क्स होंगी ये इक्वल होंगी. यस सर, क्योंकि वो थीटा इंटू आर होगा, थीटा थीटा इक्वल हो गया है. हाँ, क्योंकि आर्क सीधे एंगल के प्रोपोर्शनल होती है. ओके, तो अगर एंगल इक्वल होने का मतलब है कि आर्क का इक्वल होगा. ये जो आर्क है, आगे लिखिए, फुल स्टॉप आगे लिखिए. कन्वर्सली if two arcs of a circle are congruent, बोल रहे हैं क्या लिखे? यस सर, आर If- कॉन्ग्रुएंट. कन्वर्सली के बाद देखिए, if two arcs of a circle सर are क्वेश्चन congruent. लिखवानी रहेगा. तुम्हारी आवाज प्रॉपर्ली नहीं आ रही, दोबारा. सर क्वेश्चन आप लिखवानी रहेगा. भैया ये कमेंट है, मैंने बोला कमेंट लिखवा रहा हूं मैं. ये प्रूफ फिनिश जब Yes, sir, फिनिश तो होने ये के बाद इसी का एक तो लाइन proof छोड़ के है. कमेंट. तो सर अभी मेरे समझ नहीं आया था. If two arcs of a circle are congruent, conversely if two arcs of a circle are congruent, यस then सर. the chords सर शुरू से लिखवा. देन नहीं द बेटा, मैं वही स्टेटमेंट दोबारा बोल रहा हूँ. कन्वर्सली लिखा ना, कन्वर्सली की बात बोल रहा हूँ. Yes, sir. Conversely, if two arcs of a circle are congruent, then the chords that subtend them are congruent. Then the chords that subtend them are congruent. सर आपने लिख लिया? सर आपने आर का बाद कॉन्करेंट बोला था या कॉन्ग्रुएंट? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर. सर आपने कॉन्करेंट बोला था या फिर कॉन्ग्रुएंट बोला था? Congruent, CONGRUENT. लास्ट में कॉन्ग्रुएंट और बीच में शायद कॉन्करेंट बोला. सर ये हर हमने जगह कॉन्ग्रुएंट ही बोला है, कहीं भी कॉन्करेंट नहीं बोला है, कॉन्ग्रुएंट ही बोला है हर जगह. CONGRUNT, कॉन्ग्रुएंट ओके सर. हर जगह. ओके, ये- कहीं भी कॉन्करेंट नहीं है. सर ये हमने एंगल आगे से बढ़े. कॉर्ड और आर्क के बीच में रिलेशन बता दिया ना, क्योंकि दोनों के एंगल इक्वल है तो आर्क भी हुई और कॉर्ड्स भी इक्वल थी, तो कॉर्ड और आर्क भी इक्वल हो गए. हाँ एग्जैक्टली. अगर एंगल इक्वल होंगे तो आर्क इक्वल होगी, और अगर आर्क इक्वल होगी तो सॉरी स्टेटमेंट इक्वल होंगे तो कॉर्ड इक्वल होगी, और Yes. कॉर्ड इक्वल होगी स्टेटमेंट ओके सर. यस सर, समझ आ गया. एंगल को इक्वल बोलने का मतलब है आर्क को इक्वल बोलना, क्योंकि Yes. एंगल और आर्क दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं. ओके, Yes. तो जब एंगल को इक्वल बोलूंगा तब मैं आर्क को भी इक्वल बोल सकता हूँ. तो सर अगर हम एंगल को इक्वल बोल रहे हैं तब हम कॉर्ड को भी तो इक्वल बोल ही सकते हैं ना, क्योंकि हाँ, लेकिन इस प्रोपोजिशन के बाद बोल सकते हैं. हाँ, अब बोल यस सकते हैं. सर, इससे पहले हमें प्रूव करना पड़ता. अच्छा. तो पहले जो मैथमेटिशियन हाँ. थे सब वो पूरा प्रूव करते होंगे, फिर जाके उन्हें पता चला होगा कि ये हाँ. तो सब में कॉमन है. ओके सर. एग्जैक्टली. ठीक है, शुड बी फॉरवर्ड, यस वी गो फॉरवर्ड. यस यस फाइन, ग्रेट. ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हम एक दो आसान क्वेश्चन कर लेते हैं. पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं आसान सा. लिखिए,
एक क्वेश्चन लिखिए। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये है आर्क एसी, देखिए एसी के ऊपर आर्क बनाइए, ठीक है। तो आर्क एसी ऑफ, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने एक ऐसे करके सर्कल बना के डॉट बनाया और ओ लिख दिया, एक सर्कल बनाया बीच में डॉट बनाया और ओ लिखा, ये ओ है, इट इज ओ। इसका मतलब ये है कि आर्क एसी ऑफ सर्किल सेंटर्ड एट ओ। समझ में आया नोटेशन का मतलब? यस सर। तो ये जो नोटेशन है ये बता रहा है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है। ओके, ये सर्किल है, ये सर्किल है और ये ओ है। ओके ओके सर, मतलब ऐसे मिलेगा कि अगर उसका सेंटर है तो हमें ये ऐसा बना के दे सकते हैं कि ऐसा एक सर्कल है, उसके बीच में पॉइंट और उसके आगे ओ दे रखे, तो ओ उसका होगा, और अगर पी होगा तो पी लिखा होगा उसके आगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर। मतलब ये जो ओ में डॉट बनाया है ना, ये जो सिंबल है ये डिनोट कर रहा है सर्कल को, और इसके आगे जो लेटर लिखा है, लेटर ओ ए पी क्यू कुछ भी लिखा है, वो लेटर डिनोट कर रहा है कि उसका सेंटर की लेबलिंग है। ओके सर आपने डबल ओ क्या बनाया है? ये आपकी आवाज कट रही है। सर आ रही है क्लियर? सर आ रही है सर। बेटा सेंटर है यहाँ पर। देखो इंटरनेट का कनेक्शन अपने एंड पे चेक करो, मेरे एंड पे इंटरनेट बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ओके सर आपने डबल ओ क्या लिखा है ये बता। यार मैंने अभी यही समझाया था, तुम जो है ना पता नहीं तुम्हारा इंटरनेट गड़बड़ है। सर आपने डबल ओ क्या लिखा है ये एक बार बता दो। अरे दोबारा बता रहा हूँ, सुन तो लो। ये बनाया है सर्किल और सर्किल के बीच में बनाया डॉट, तो ये एक नोटेशन है। ये नोटेशन बता रहा है कि सर्किल, ये नोटेशन सर्किल के लिए है और ये नोटेशन है सर्किल के सेंटर के लिए। ओके, लेबलिंग ऑफ सेंटर, ये सर लेबलिंग ऑफ सेंटर। समझ में आ गया? अब बात समझ में आ गई? यस सर। तो आर्क AC of circle centered at O has length 12 pi। सर ये AC आर्क है ना? हाँ बेटा आर्क है ना, यहाँ लिखा क्या ऊपर आर्क का बनाया ना सिंबल आर्क का। यस। And the circle has radius 18। radius 18। find point number 1 OC। अब देखो OC के ऊपर कोई सिंबल बना हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है OC लेंथ की बात कर रहा है, वो OC कॉर्ड की लेंथ की बात कर रहा है। ओके तो ये OC के ऊपर अगर आर्क का सिंबल नहीं है मतलब वो OC कॉर्ड की लेंथ की बात कर रहा है। और B पार्ट है फाइंड एंगल AOC, और C पार्ट है फाइंड AC। ये करिए। Do it। सर ये क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ पूछ रहा है कोई? सर OC तो रेडियस हो जाएगा ना? यस सर, ओसी रेडियस। हाँ
यस सर, तो उसका तो हमें पहला given है। डायग्राम बनाएंगे, ओके। सर्किल बना लीजिए, इसका सेंटर O बना लीजिए, यहां पर एक आर्क बना लीजिए AC आर्क बना लीजिए और सेंटर को A और C पॉइंट से कनेक्ट कर लीजिए। तो AC आर्क की लेंथ है वो 12 पाई है, AC आर्क की लेंथ है 12 पाई और रेडियस कितनी है 18। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया OC, तो OC की वैल्यू सिंपली 18 हो गई। यस अच्छा, सर। एंगल AOC कैसे निकालेंगे सर? डन ऑल थ्री पार्ट्स। सर 12 पाई उसके AC के भी इक्वल होगा ना? देखो 12 पाई किसकी सर लेंथ एंगल है? AOC थीटा होगा। आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या सर होता रेडियस है? टाइम्स angle at the center in radians. थीटा इंटू आर। तो लेंथ AC कितनी है 12 पाई, तो थीटा इंटू आर कितना है 18। तो थीटा कितना हो गया 6 2 12 6 3 18, कितना हो गया Pi by 3. अच्छा 2 pi 2 by पाई 3. बाय 3, 120 2 degree. पाई Yes, बाय sir. 3 को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? सर 2/3 into 180 degree. तो Sir, सर 120 पाई की जगह 180 रिप्लेस कर देंगे ना, Yes sir. तो पाई की जगह 180 रिप्लेस कर दो, डिग्री में मिल जाएगा मुझे। तो कितना डिग्री बन गया बताइए? सर 120 डिग्री। 120 degree. तो बी पार्ट का आंसर आ गया 120 डिग्री। आप डिग्री में भी आंसर दे सकते हैं और रेडियन में भी आंसर दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है तो। ओके, दोनों आंसर करेक्ट होंगे, डिग्री हो चाहे रेडियन हो। अच्छा सी पार्ट बताइए, सी पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे? एसी सर 2 AC मिनट कैसे से। निकालेंगे? अब तो हमें ये वाला एंगल मिल गया ना, जो बातें मिल जाती हैं उसे सर डायग्राम एंगल में AOC को बाइसेक्ट कर देंगे। इससे हमें 30 60 डिग्री 90। सर 30 60 90 का ट्रायंगल मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। ये 2 पाई बाय 3 बन गया। यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर देता हूं, परपेंडिकुलर। अच्छा ये बताइए, अगर मैं ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो ये मिड पॉइंट पे मीट करेगा नहीं करेगा? यस सर करेगा। Yes sir. Isosceles triangle में meet क्यों करते करेगा? क्यों करेगा? सर क्योंकि ट्रायंगल क्योंकि OM triangle और OH congruent. कॉन्ग्रुएंट होंगे RHS OA से। इक्वल Yes OC sir. है। लेकिन नोटिस करिए एक बात, अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर Isosceles triangle में होता है सर. वो है, ये A है और ये C है, तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं सर तो बेस का बाइसेक्टर होता है। Yes sir. वो मीडियन भी होता है। मीडियन मतलब तो मिड पॉइंट पे मीट करता है, Yes. और ये वाले दोनों एंगल इक्वल भी होते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। यस सर। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर ये दो साइड इक्वल है, OA इक्वल OC है, ठीक है, तो अगर मैं ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं तो वो मीडियन भी होगा, OM मीडियन भी है। क्या मतलब है मीडियन का? कि AM इक्वल टू MC है, मतलब ये लेंथ इक्वल है और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो, मतलब ये बाइसेक्टर भी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। Are you getting this point or not? हाँ बेटा, सर स्क्रीन ब्लर। मुझे स्क्रीन ब्लर है। सर ब्लर आज दिख सर सर मुझे आवाज अच्छा अभी 2 मिनट वेट करते हैं स्क्रीन ठीक होने का। सर 2 मिनट AC स्क्रीन के ठीक होने का। 18√3 है क्या? हाँ सर AC की वैल्यू 18√3 है क्या? AC की वैल्यू 18√3। यस गुड, बहुत बढ़िया। स्क्रीन जब ठीक हो जाए बता देना। सर स्क्रीन पे लिखा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सर हो गया, क्लियर हो गया। Yes sir. आप ठीक हो गई सर. सर एक बार थर्ड पार्ट आप AC वाला दोबारा बता दो सर, स्क्रीन कुछ दिख नहीं रही। सर पहले बताओ स्क्रीन ठीक हुई नहीं हुई? यस सर हो गई। सही सर। अच्छा ठीक है, तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पहले मेरी बात समझ लो अच्छे से। मान लो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है OAC,
इसके अंदर OA और OC इक्वल है, तो अगर मैं एक पॉइंट O से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं OM, तो OM इज एन ऑल्टीट्यूड। देखो मेरे पास क्या क्या है, वी हैव OA इक्वल OC, वी draw an altitude AM, then क्या क्या होगा, देखो सुन लो, then क्या क्या होगा, then सबसे पहली बात ये दो ट्राइंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल OMA is congruent to triangle OMC। मुझे एक एक करके बोलते जाओ। Do you agree? Do you agree with this? Yes, sir. Yes, sir. By बोल दो by HL congruence, HL HL congruence, सर RHS सर HL कॉन्ग्रुएंस RHS या फिर HL सर दोनों सेम है। सर दोनों सेम। by HL congruence, बिल्कुल सही जवाब, by HL congruence। और जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें इससे क्या कंक्लूजन मिलेगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, AM लेंथ AM इक्वल MC और एंगल AOM इक्वल एंगल COM। डू यू एग्री? यस सर। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो ऑल्टीट्यूड होता है वो मीडियन भी होता है और वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, यह बात ध्यान रखनी है आपको। सर कैमरा सर थोड़ा नीचे करो, सर नीचे वाला नहीं दिख रहा। सर पर इससे हमें एंगल कहाँ पता चला, एंगल सॉरी AC कहाँ से पता चली इसमें? एंगल तो हमने कहाँ पर, एंगल AOC? नहीं सर, AC कहाँ से पता चली हमें यहाँ इसमें? C पार्ट के लिए तो करते हैं ये। अभी पता चलेगी, जस्ट पहले ये जो लिखा है ये समझ में आ गया ना, अभी पता चलेगी, जस्ट होल्ड डाउन। ठीक है, अब सुनो आगे, अब प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे थे। अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, तो हमको क्या, जो M पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा AC का, ये तो पता चल गया ना। सर नीचे नहीं दिख रहा सर, वहां मत लिखो सर, दिखता नहीं है। अच्छा वो दिखने लगा, अच्छा सॉरी सर ये B वाला पार्ट रब कर दीजिए सर, ये लिख लिया। तो देखो बच्चों, जो C पार्ट है उसके अंदर मेरे को AM इक्वल टू MC होगा नहीं होगा? यस सर। Do you agree? यस तो सर। अगर मैं AM फिगर आउट कर लेता हूं, अगर मैं AM की वैल्यू मिल जाएगी तो उसका डबल करके AC मिल जाएगा। यस सर। अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो एंगल है, इतना एंगल, ये एंगल कितना होगा, एंगल AOM 60 डिग्री। 60 डिग्री। हाँ 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री, क्योंकि टोटल का हाफ होगा। अभी हमने यही सीखा है ना, एंगल बाइसेक्ट हो जाता है। यस सर। सभी लोग बोले यस और नो? यस सर। यस सर। yes sir, ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल बना AOAMO, ये कैसा ट्राइंगल बन गया? 30 और 90 एंगल वाला ट्रायंगल। 30 60 और 90। डू यू एग्री? यस सर। yes sir, एग्री। तो ये अब बताओ, हमें 90 के सामने की साइड पता है, तो ये वाला जो एंगल है ये 30 होगा, तो बताओ OM क्या होगा, 30 के सामने की साइड क्या होगी? sir, OM 9, सर 9 सर 9 सर 9 उसकी हाफ हो जाएगी, OM इक्वल टू 9, हाइपोटेन्यूज की हाफ। हाफ हो जाएगी। अगर OM मिल गया, 30 के सामने की साइड मिल गई, तो 60 के सामने की साइड क्या होगी? सर sir, OM 9√3, सर 9√3 सर उसको रूट Yes, sir. से मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 और फिर 18√3 और सर सिमिलरली वो भी इक्वल टू 2AM, और 2AM 2 into 9√3 18√3 यस सर। सर 18 बोलिए। सर इसे हम ऐसे नहीं कर सकते, अभी हमने देखा था कि अगर
मतलब एंगल आर्क के भी इक्वल होता है और एंगल कॉर्ड के भी इक्वल होता है, तो मतलब जो ये एंगल है ये 120 डिग्री है, मतलब 360 डिग्री का 1/3 है। तो आर्क मतलब हम इस हिसाब से कॉर्ड नहीं निकाल सकते। नहीं, उस हिसाब से हम कॉर्ड नहीं निकाल सकते, उससे हम केवल आर्क लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि आर्क लेंथ और एंगल दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, जबकि कॉर्ड और एंगल प्रोपोर्शनल नहीं होते। ओके सर। मतलब बेसिकली कॉर्ड और एंगल प्रोपोर्शनल तो होते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि क्योंकि हमें पूरी आर्क लेंथ पता होती है, 2 पाई आर होती है सर्कमफेरेंस। ओके ओके, तो जो हम लेकिन कॉर्ड और एंगल एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट? कॉर्ड यस और सर। एंगल Yes, एग्जैक्टली sir. Yes, sir. हाँ, मतलब कॉर्ड अगर इंक्रीज होगी तो एंगल इंक्रीज होगा, ये वाली बात करेक्ट है, लेकिन वो उसी रेशियो में इंक्रीज नहीं होगा जिस रेशियो में कॉर्ड इंक्रीज होगी। ये मेरा पॉइंट यस है। सर, मतलब ये पूरी तरह से अभी कोई फॉर्मूला भी नहीं है ऐसा कि इतने रेशियो में ये इंक्रीज होता है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यस सर। ठीक है, ऑल सेट, आगे बढ़े। नहीं अभी Yes, लिख। sir. सर डन। सर नॉट येट। सर ये आपने ऊपर इसके बाद क्या लिखा है, ट्रायंगल देन OM इक्वल्स टू 9। सर OM इक्वल्स टू 9, हाँ देन OM सही, इक्वल्स क्या टू डाउट 9। है? सर वही पूछ रही थी सर, देन OM इक्वल्स टू 9 लिखा है ना। डाउट क्लियर हो गया? हाँ सर। यस सर। अभी सब लोगों ने नोट कर लिया, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। चलिए, वी मूव फॉरवर्ड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ ए सर्कल। ओके, तो एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा, लेकिन आपको ये Sir, शायद pi नहीं r पता square. होगा फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे करेंगे। ओके, तो एरिया की हम बात करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से हम अभी फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं एरिया का, ये आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स के रिलेटिव अगर देखा जाए तो ये रिगरस तरीका नहीं है। इट इज नॉट द एक्यूरेट वे टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर कौन सा ऐसे क्यों कर अगर जरूरी है तभी बीच में बोलना, अब वरना मत बोलना, ठीक है? कोई क्वेश्चन हो तभी बोलना, अपना कमेंट पास मत करना। अब सुनो मेरी बात, देखिए,
तो जो मॉडर्न मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमें हर चीज एक्चुअली में मैथमेटिकली प्रूव करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी इंट्यूशन की हेल्प लेकर कोई चीज को प्रूव कर सकते हैं। मतलब मॉडर्न मैथमेटिक्स कभी भी इस तरह के स्टेटमेंट्स को अप्रूव नहीं करेगी जैसे कि मुझे ऐसा लगता है या ऐसा दिख रहा है या ऐसा तो होगा ही। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैथमेटिकल स्टैंडर्ड्स पर रिजेक्ट हो जाएंगे। हमें जो भी हम कुछ बोल रहे हैं हमें उसे एक्चुअली में प्रूव करना होगा मैथमेटिकल रिजल्ट्स की हेल्प से, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स की हेल्प से। यस सर। तो जो सर्किल के सर मेरे बाबा भी सर मैथ के टीचर थे सर, वो भी बोलते कि साइंस और मैथ में हमेशा एक्यूरेट वैल्यू लगती है, कभी भी ये नहीं हो सकता कि मे बी और गेस वर्क। हाँ ठीक है। तो जो सर्किल का हम जो फॉर्मूला जिस तरीके से हम आज डेरिवेशन देखने वाले हैं सर्किल का, ये मॉडर्न मैथमेटिक्स में एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तरीका से जो फॉर्मूला आएगा वही फॉर्मूला एक्यूरेट जो आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसके हिसाब से जो एक्यूरेट तरीके हैं उससे जो आएगा वो सेम आएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरीके से हम आज फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं ये तरीका हमको 2500 ईयर्स एगो, ऑलमोस्ट 2500 साल पहले ये तरीका हमको मिल गया था। और ये तरीका जिसने दिया था उन फेमस मैथमेटिशियन का नाम है यूक्लिड। तो यूक्लिड के द्वारा दिया गया ये मेथड वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड या वन ऑफ द फाइनेस्ट मैथमेटिकल स्ट्रेटजीज में आज भी काउंट होता है। इनफैक्ट यूक्लिड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम। ओके, तो हम उसी मेथड से आज एरिया सर्किल का एरिया ड्राइव करने वाले हैं जो हमें यूक्लिड ने 2500 ईयर्स पहले दिया था। ओके, आइए लेट्स फिगर आउट। तो सबसे पहले हमने एक सर्किल बनाया और इस सर्किल की हमने रेडियस एज्यूम किया r है। तो अब हम क्या काम करने जा रहे हैं, सपोज करिए कि ये सर्किल एक केक है, बर्थडे केक की तरह एज्यूम कर सकते हैं। एक बर्थडे केक है और अब मैं इस सर्किल ये जो बर्थडे केक है इसकी स्लाइसेस बनाने जा रहा हूं। सर रेक्टेंगल टाइप फिगर फॉर्म करके तो सर हमने डिराइव किया है। हाँ, जो मेथड है वो यूक्लिड ने दिया था। दैट इज द मेथड जो हमको यूक्लिड दे गए थे। तो मान लीजिए ये सर्किल है, हमने यहां से स्लाइसेस को ब्रेक किया है। अब देखिएगा ये जो स्लाइसेस हैं आप नोटिस करिएगा ध्यान से, ये जो एक स्लाइस बनेगी मैं इस स्लाइस को कट करके बाहर निकाल सकता हूं। सिमिलरली मैं फिर इस स्लाइस को भी कट करके बाहर निकाल सकता हूं ना। ओके, यस तो मैं क्या करता हूं, मैं ये सारी स्लाइसेस को कट करके बाहर निकालता हूं। ओके, और इनको रीअरेंज करके यहां पे लगाता हूं। तो कैसे, जैसे मान लीजिए स्लाइस नंबर 1 है तो मैंने इसको कट किया और ऐसे करके यहां पे रीअरेंज कर। ये स्लाइस नंबर 2 है, इसको कट किया और ऐसे करके रीअरेंज करा। ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9। कट करके सर जब सबका एरिया निकाल के फिर निकाल। तो अभी मैंने 14 स्लाइसेस ब्रेक करी है तो मैं फटाफट से 14 स्लाइसेस यहां पे लगा देता हूं। ओके सर इन सबका अलग अलग एरिया निकाल के फिर टोटल प्लस कर दे। One, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. तो इस तरीके से सर सबका अलग अलग एरिया निकालेंगे। तो इस तरीके से मैंने इन स्लाइड्स को रीअरेंज कर दिया है। अब जो भी सर्कल का एरिया होगा वो इस शेप का भी एरिया होगा, लेकिन ये शेप है, इस शेप का भी एरिया निकालना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता, ये कोई मेरे फ्रेंडली शेप नहीं है, मतलब दिस शेप इज नॉट जिसके साथ हम इजीली डील कर पाए। लेकिन यहां पर एक बात सोचने वाली है, अगर मैं स्लाइसेस के पीस को छोटा करता जाऊंगा तो स्लाइसेस का नंबर बढ़ता जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। यस सर। तो जैसे जैसे मैं स्लाइसेस के पीस को छोटा करूंगा स्लाइसेस का एक नंबर बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे ये जो शेप है ये शेप ऑलमोस्ट रेक्टेंगल हो जाएगी। जैसे जैसे स्लाइसेस का जो साइज है वो छोटा होता जाएगा तो ये वाली जो शेप है ये शेप ऑलमोस्ट रेक्टेंगल हो जाएगी, क्योंकि ये जो कर्व्ड वाला जो पार्ट है, जो कर्व वाला पार्ट है ये फ्लैट होना चालू हो जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? डू यू एग्री व्हाट आई एम ट्राइंग? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब जब स्लाइसेस इनफाइनाइटली लार्ज होंगी, स्लाइसेस का नंबर, द नंबर ऑफ स्लाइसेस जब इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएंगी तो ये जो शेप है ये शेप एक रेक्टेंगल बनेगी। डू यू एग्री? यस सर। यस सर। ओके, इसीलिए ये जो, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आर्गुमेंट दे रहा हूँ वो आर्गुमेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट कर रहा हूँ कि यहां पर जो नंबर ऑफ स्लाइसेस हैं वो इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएंगी, तब ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये जो आर्गुमेंट है ये काफी इंट्यूटिव है, ये मैथमेटिकल नहीं है, ये काफी इंट्यूटिव है। इसीलिए मैथमेटिक्स में इस प्रूफ को एक वैलिड प्रूफ नहीं मानेंगे आज की मैथमेटिक्स के हिसाब से। 2500 साल पहले तो ये डेफिनेटली बहुत ही रिमार्केबल बात थी, ठीक है, लेकिन आज के हिसाब से आज बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो शेप है ये रेक्टेंगल की शेप बन जाएगी जब नंबर ऑफ स्लाइसेस इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएंगे। अब एज्यूम कर लीजिए जस्ट फॉर ए मोमेंट कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लाइसेस यहां पर रखी हुई है, तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए ये जो अगर रेक्टेंगल होगा तो एक काम मैं करता हूं आप लोगों के लिए, मैं यहां से आधी स्लाइस करता हूं, ये जो हाफ स्लाइस है ना मैं यहां से कट कर देता हूं और इस हाफ स्लाइस को कट करके यहां पर फिट कर देता हूं। ये वाली साइड ये जो है इन तीनों की साइज बराबर होगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर स्क्रीन भी फ्रीज हो गई है। सर आपकी स्क्रीन हैंग सर ने लीव कर दिया। हाँ शायद से। सर मेरी आवाज आ रही है अभी? सर अब आ रही यस सर अब आ रही है। यस सर। सर रेक्टेंगल के पीस सर अब नहीं आ रही सर। आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है। ओके, सुनो 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 मेरी बात सुनो। मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर मैं नंबर ऑफ स्लाइसेस को इनफाइनाइटली लार्ज कर दूंगा तो ये शेप क्या बन जाएगी?
सर रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल कैसे बन जाएगी? हाँ सर रेक्टेंगल क्यों बनेगी? रेक्टेंगल क्यों बनेगी? क्योंकि ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है ना, ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है ये फ्लैट हो जाएगा। ये क्योंकि नंबर ऑफ स्लाइसेस क्या है, बहुत छोटी हैं, पर नंबर ऑफ स्लाइसेस इनफाइनाइटली लार्ज हैं, तो ईच स्लाइस का जो साइज है बहुत छोटा है। नहीं बात समझ में आ रही? जैसे चार्जर की जो होती है ना, क्या वो जो लंबी सी तार सी होती है, उसको सर्कल के ऊपर रख के और उसके बाद उसका शेप रेक्टेंगल बना दें। अब सुनिए, अब देखिए मैंने एक काम और किया है यहाँ पर। क्या काम किया कि जो लास्ट वाली स्लाइस है ना, इसका हाफ पार्ट यहाँ से कट आउट करके यहाँ पे लगा दिया, हाफ स्लाइस को यहाँ से कट आउट करके इधर लगा दिया। ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि ये मुझे एग्जैक्टली एक इस वर्टिकल लाइन मिले यहाँ पर, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल बनाना है ना, तो ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे मिल गई और यहाँ पे मुझे एक वर्टिकल लाइन मिल गई। ओके, समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या करना चाह रहा हूँ? सर ये कर्व पार्ट, यस सर। सर जो कर्व पार्ट है वो मैंने पार्ट को आधा पार्ट कट करके यहाँ पे लगा दिया। सर जो कर्व पार्ट है वो कर्व पार्ट आ गया ना, कर्व पार्ट तो फ्लैट हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ स्लाइसेस इनफाइनाइट है। सर आप तो ऐसे बोल रहे हो कि इतनी छोटी स्लाइसेस लेंगे जितनी लाइन होती है, तो जितनी लाइनें होंगी सब वो तो फिर एक ही डायमेंशन होती है, तो क्या वो बिल्कुल से आप वही तो कह रहे हो, पॉइंट्स लाइन से मिलके बनता है वो और लाइन से मिलके सर्कल बनता है, तो हम लाइन जितनी बड़ी पतली स्लाइस लेंगे और उनसे बनाएंगे रेक्टेंगल। सब वही कह रहे हो ना आप? एग्जैक्टली मतलब स्लाइस, जो नंबर ऑफ स्लाइसेस है वो मिलियंस और बिलियंस में है, ये समझ लीजिए। सर इनफाइनाइट एग्जैक्टली। चलिए सुनिए ध्यान से, तो बताइए कि ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ किसके इक्वल होगी? सर रेडियस के। रेडियस के इक्वल होगी। सर्कल की रेडियस r है, तो ये लेंथ r के इक्वल होगी, होगी नहीं होगी? यस सर होगी। अब बताइए ये जो है विड्थ है, ये किसके इक्वल होगी? सर पाई आर। टू पाई आर। सर पाई आर टोटल सरकमफ्रेंस की हाफ। सर हाफ हो जाएगी। हाफ होगी, तो हाफ क्या है? पाई आर। तो एरिया क्या हो जाएगा इस रेक्टेंगल का, यानी कि सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर। सर यूक्लिड के टाइम पे सर ये तो हमें पता चल गया कि सर एरिया तो अभी हमें पाई आर स्क्वायर सर बाय यूजिंग द सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ द सर्कल। सर तब सर्कल का सही में सरकमफ्रेंस वाला फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता था? हाँ, वो यूक्लिड ने बताया था ना सर, वो वाला बोल रहे हो ना? तभी तो ये प्रूव हो पाएगा, क्योंकि यूक्लिड ने ही तो बोला था कि जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। सही, आप आगे जाके पढ़ाओगे सर सरकमफ्रेंस भी प्रूफ करना है, जैसे अभी आपने हमें सर्कल का ये एरिया बताया है सर। नहीं, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो कांस्टेंट होता है, इस बात का प्रूफ हम नहीं देंगे क्योंकि इसका प्रूफ बियॉन्ड द स्कोप है। लेकिन ये वाली बात यूक्लिड नहीं बोली थी कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो कांस्टेंट होता है, हमने उसको पाई नाम दे दिया। ओके सर। हाँ सर, पाई की वैल्यू 22/7 है ना? हाँ, पाई की वैल्यू 22/7 है। ये हमको यूक्लिड ने बताया था सबसे पहले, लेकिन यूक्लिड ने उतना अच्छा अप्रोक्सीमेशन नहीं दिया था जितना आज की डेट में मॉडर्न मैथमेटिक्स के हेल्प से रामानुजन ने दिया था। रामानुजन ने। ठीक है, यस सर, आईडी रामानुजन ने दिया। नहीं, बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने अपने अलग अलग मेथड से पाई को अप्रोक्सीमेट किया है, तो रामानुजन इज वन ऑफ देम। लेकिन और भी बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने पाई को अलग अलग मेथड से अप्रोक्सीमेट किया है और बहुत अच्छे तरीके से अप्रोक्सीमेट किया है। मतलब जो पाई की वैल्यू है सर वो बहुत टाइम तक अननोन थी और मतलब उसका हम ऐसे निकालते रहे वैल्यू, और इसकी सर इनफाइनाइट वैल्यू, पाई की प्रिसाइज वैल्यू पे ही मनाया जाता है। पाई की जो प्रिसाइज वैल्यू है वो हमको पता चल गई थी, लेकिन हमें जो हमारी जो क्या कहते हैं
इंटेंशन रही है वो हमेशा ये रही है कि हम डेसिमल के कितने प्लेस तक पाई की वैल्यू को प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं। तो जितने भी मेथड्स हम डेवलप करते आए हैं, जो मॉडर्न मेथड्स हैं, उसमें हमारी जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि हम पाई को कितने डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से सर अभी तक तो सर ये इरेशनल नंबर है ना, जब ये इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी। लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो आता है वो एक इरेशनल नंबर है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। सर एक्चुअली मैं पिछले उसमें नहीं था ना, इसलिए हाँ, मैं मेंटल पाई मैथ एक का बहुत क्विज दे रहा फेमस नंबर है। पाई इज अ वेरी फेमस नंबर और ये एक इरेशनल नंबर है। और सर पाई डे भी तो इसी के ऊपर ही मनाया जाता है। ये सर पाई डे होता है जो सर स्पेसिफिक डे और स्पेसिफिक टाइम पे इस पाई की वैल्यू पे सर डेडिकेटेड है। पाई डे होता है। चलिए आगे बढ़े। सर पाई जो आया है ये भी तो सर एक पाई के स्लाइस उसी से नाम निकला है ना ये। हाँ सर क्योंकि आपने बोला कि इसे केक और पाई ही लिया है उन्होंने, तो सर इसीलिए इन्होंने ये पाई बोला इसे कांस्टेंट को। क्या 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 सर जो आपने बताया कि ये जो है केक या पाई जो होता है हाँ, सर वो भी तो मतलब केक ही जैसा होता है। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, एटलीस्ट मैंने तो नहीं पढ़ी है, लेकिन हाँ हम गैस कर सकते हैं कि यही एक रीजन रहा होगा। ओके सर, तो मतलब अभी किसी डॉक्यूमेंट में ये नहीं मिला है पर हो सकता है मे बी। हाँ हाँ, मोस्ट फेवरेबल केस यही हो सकता है। ओके सर, ठीक है आगे बढ़े। यस सर। सर 2 मिनट सर, नोट नोट करिए फटाफट। सर हाँ सर मुझे सर ये समझ नहीं आया सर, ये रेक्टेंगल कैसे बना सर? इसका सर कर्व्ड एरिया भी है ना? क्योंकि हमने स्लाइसिस का साइज तो बहुत छोटा कर दिया। अगर मैं स्लाइस का साइज छोटा कर दूंगा तो ये कर्व्ड वाला जो पार्ट है ना ये अप्रोक्सीमेटली फ्लैट हो जाएगा। उसे हमने स्लाइस के साइज को छोटा कर दिया। स्लाइस की जो नंबर ऑफ स्लाइस है वो इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएंगी। स्लाइस को अगर छोटा करता जाऊंगा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, तो नंबर ऑफ स्लाइस रहेंगी इनफाइनाइटली लार्ज। तो इनफाइनाइटली लार्ज स्लाइस को अगर मैं इस तरह से अरेंज करूंगा तो ये जो पार्ट है कर्व्ड पार्ट, ये फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट, क्योंकि साइज बहुत छोटा है स्लाइस का। एक छोटे साइज की स्लाइस देखो बहुत छोटे साइज की स्लाइस, ये देखो, ये दिख रहा है, ये इतना सा कर्व्ड पार्ट आएगा। इससे भी छोटी स्लाइस हम ले रहे हैं। डू यू एग्री? यस सर। सर एक्चुअली हम 2 डायमेंशन में से सर अब 1 डायमेंशन वाली चीज ले रहे हैं और उससे हम एक दूसरी 2 डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं। नहीं, ये भी 2 डायमेंशन है, ये भी 2 डायमेंशन। पर लाइन से बना रहे हैं ना हम एक्चुअली, तो सर लाइन, क्योंकि वो 1 डायमेंशन है। ठीक है सर। आपने अभी कहा था कि जो कॉर्ड होती है और उसके द्वारा सबटेंडेंट जो एंगल होता है उसके बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं होता, मतलब जैसे इक्वेशन में सर। लेकिन मैथमेटिकल रिलेशन होता है सर मैंने अभी करके देखा तो सर वो कॉर्ड जो है वो 2 टाइम्स रेडियस इनटू sin θ/2 आ रहा है, जो अगर सेंट्रल एंगल को मैथमेटिकल रिलेशन होता है। मैंने ये नहीं बोला कि मैथमेटिकल रिलेशन नहीं होता, मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। ओके सर। ओके सर। हाँ, मैथमेटिकल रिलेशन होता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एंगल बढ़ेगा तो कॉर्ड बढ़ेगी, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगी। यस सर, सर क्योंकि साइन फंक्शन प्रोपोर्शनल थोड़ा ना हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आगे हम प्रूव करेंगे कॉर्ड की लेंथ में और एंगल में क्या रिलेशन होता है। ट्रिग्नोमेट्री सर थोड़ी बहुत तो पढ़नी पड़ेगी। अभी हम फिलहाल इस टॉपिक पर बात करते हैं, आगे बढ़े नहीं बढ़े? मुझे यहीं पे अटकाने का तुम्हारा इरादा है? 1 मिनट साइड में हो जाइए सर, बस 1 मिनट। सर अपनी स्क्रीन ब्लर हो रही है। सर डन। सर आपने वहां पर सर आपने सर वहां पर सर नीचे वो क्यों लिख रखा है सर पाई आर? सर एक बार ये बता दो। क्योंकि जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर होती है, तो आधी सरकमफ्रेंस ऊपर आधी सरकमफ्रेंस नीचे।
अच्छा अच्छा ओके सर। सर स्क्रीन ब्लर है अभी। मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। ओके, स्क्रीन ब्लर है, मैं प्रॉब्लम बोलता हूं, आप लिखिए। ओके सर। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल सर क्लियर हो गया, that ब्लर नहीं। find the area of a circle that has Death है? circumference, that has has circumference 12 pi, circumference 12 pi. Sir, done. सर डन। Sir, done. Sir, done. आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आंसर बताइए। Yes, sir. 36 pi। सर सर Sir, 36 और 36 सर pi units square. 36 pi square. 113.08 यूनिट नहीं स्क्वायर। नहीं, पाई में बोलिए आंसर, आंसर पाई में बोलिए। Sir, 36 pi. 36 pi। 36 सर pi. 36 pi। 36 पाई। शाबाश, राइट, गुड। क्योंकि हमको सरकमफ्रेंस की लेंथ, अच्छा बोर्ड ब्लर है क्या कभी भी? सर ब्लर है सर। यस सर ब्लर है, तो दिख रहा है थोड़ा बहुत लेकिन। हमको सरकमफ्रेंस की लेंथ पता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई, तो ये 6 आ गया, तो आर की वैल्यू 6 आ गई, रेडियस 6 आ गई, तो एरिया क्या होता है? पाई आर सर पाई आर स्क्वायर। 36 पाई। क्या ब्लर है क्या? यस सर, Yes. बहुत Yes, ज्यादा। sir, blur है. सर चला रहे हैं। सब ब्लर है। दिख रहा है साफ साफ। साफ साफ तो नहीं दिख रहा सर। आप तो क्वेश्चन साफ साफ नहीं लिख लिया लेकिन। इट्स ओके, इट्स ओके, लेकिन इट्स ओके। सर सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। ये सर अब फिर हो गया ब्लर। अब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ Yes, क्वेश्चन, sir. आप लिखिए। सर नहीं सर, ब्लर नहीं है सर, क्लियर है। साफ दिख रहा है। सर ठीक है सर। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल if its circumference is numerically equal to, if its circumference numerically equal to its area, करिए। Sir, done. सर डन। सर डन। What is the answer? सर 2. सर 2। It's a 2. सर आर इज इक्वल टू 2। Okay.
ओके ओके, बाकी लोगों को करने दें। यस सर, r is equals to 2. सर r इज इक्वल्स टू 2 आएगा क्योंकि हमने दोनों फॉर्मूलाज को इक्वालिटी में रख दिया है, मतलब 2 बहुत पाई बढ़िया, r इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, तो सर वो ये डायरेक्टली बहुत आ बढ़िया, गया। सर 2 पाई बहुत बढ़िया। 2 पाई r कट जाएगा सर, पाई r सर 2 स्क्वायर में से सर r इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हमको क्या मिला? हमको मिला 2 पाई r इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, r भी कैंसिल आउट हो गया, तो r इज इक्वल टू 2। ये सर मतलब नेक्स्ट कभी भी क्वेश्चन। किसी सर्कल का एरिया और उसका सरकमफेरेंस इक्वल होगा तो उसकी रेडियस हमेशा 2 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ अ पिज्जा that is 12 inches in diameter, if a pizza that is 12 inches in diameter provides 4 full meals, क्या सर? provides 4 FOUR full meals, 4 के बाद क्या है सर? सर 4 सर फुल 4 मील्स के बाद फुल क्या है? मील्स आई मैंने कुछ बोला नहीं उसके बाद, बोल रहा हूं 4 full meals। हाउ मेनी meals are provided by a pizza? How many meals are provided by a pizza that is 20 inches in diameter? 20/3 That is 20 inches in diameter. सर आप एक बार जरा क्वेश्चन बोल देंगे? If a pizza that is 12 inches in diameter provides 4 full meals, how many meals are provided by a pizza that is 20 inches in diameter? सर 11। सर 11.111111। सर 11.11 ऐसे आ रहा फ्रैक्शन में बोलो सर, सर सर 100 फ्रैक्शन upon 9। सर 100 by 9 आ जाएगा। सर 100 upon 9। 100 by 9 100 by 9 is the right answer. Right. सर हम लोग अगर मील्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग डेसिमल में तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि नहीं आप सिंपली फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए। ओके सर, आप सिंपली फ्रैक्शन में लिख के छोड़ दीजिए उसे। सर ये क्वेश्चन समझा दीजिए एक बार। ठीक है, अभी और लोगों को ट्राई करने दो। सर 20/3 या 100/9 ही है ना आंसर? 20/3 तो है। 20/3 नहीं आएगा, 100/9 आएगा। देखिए आपके पास 12 इंचेस डायमीटर का एक पिज्जा है, तो जो पिज्जा का जो एरिया होगा वो क्या होगा? सर 36 pi inches square। सर 36 by inches square। हाँ, तो 36 एरिया क्या होगा? 36 पाई, राइट? यही होगा ना, इंचेस स्क्वायर लिखना है। यस सर।
ठीक है, तो ये एरिया है, ये सर्कल का एरिया है, और ये जो पिज्जा है ये 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ओके, अब हमको ये बताना है कि 20 इंचेस डायमीटर का जो, तो 20 इंचेस डायमीटर वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? सर 100 पाई इंच स्क्वायर। 100 पाई सर 100 100 पाई इंच स्क्वायर। ठीक है, अगर बात सुनिएगा, तो ये जो 36 ओवर पाई है ये 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि 36 ओवर पाई अपॉन 4। तो एक पर्सन को कितना मिल रहा है? एक पर्सन को इतना फ्रैक्शन मिल रहा है। ओके, तो अगर मैं 100 ओवर पाई को n लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो एक पर्सन को कितना फ्रैक्शन मिलेगा? तो ये दोनों फ्रैक्शन क्या होंगे? इक्वल होंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? Yes, ये sir. ये एक सिंगल मील की क्वांटिटी है। ये टोटल 36 बाय 4 मील के इक्वल था, डिवाइड बाय 4 करा तो सिंगल मील आ गया। 100 बाय टोटल मील था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्संस, हमने n एज्यूम कर लिया, लेट n बी द नंबर ऑफ मील्स, तो ये एक सिंगल हो गया। समझ में आया? नहीं सर। बेटा देखो ना, तुम्हारे पास 36 पाई टोटल पिज्जा है, सिंगल मील कितना होगा? फिर 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, तो सिंगल मील कितना होगा? 36 पाई ओवर 4, जो कि 4 मील्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब अगर 100 पाई को n मील्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 100 पाई आया कहां से? हाँ, 100 पाई आया कहां से? सर 20 इंचेस का 20 उसका डायमीटर था तो 10 हो गया रेडियस, सो उसी से तो निकाला है सामने 100। हाँ 20 डायमीटर है तो रेडियस 10 हो गया, तो एरिया 100 पाई हो गया ना। यस सर। सर वो तो समझ, फिर इन दोनों को इक्वल क्यों रख दिया सर? मुझे नहीं आ रहा क्योंकि मील की क्वांटिटी है, सिंगल मील की क्वांटिटी है ना, ये भी और ये भी। यस सर। जो पहला वाला पिज्जा था वो 4 पर्सन में बांटा गया, तो सिंगल मील की क्वांटिटी ये आई। सेकंड पिज्जा n पर्सन में बांटा गया, तो सिंगल मील की क्वांटिटी ये आई। सिंगल मील तो इक्वल ही होगा ना दोनों का। यस सर। सर जैसे एक पर्सन को मिलने वाला मील। डाउट है क्या? नो सर। सर जैसे एक आदमी को सर 4 मील मिलेंगे सर, दोनों में तो इक्वल ही होंगे ना सर, क्योंकि हाँ। एक ही उसमें आएंगे कैटेगरी में। हाँ, आगे बढ़े। यस Yes. सर। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 9 या 36, तो n की वैल्यू आ गई 100 बाय 10। बोलिए सर। मुझे नहीं आया। 36 पाई बाय 4 को इक्वल 100 पाई बाय n क्यों लिख दिया? दोनों की मील एक सेम कैसे हो जाएंगी? दोनों की मील सेम नहीं है, मील ही सेम है। कहने का मतलब ये, आप एक रेस्टोरेंट में जाओ, जाते हो रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में आपने ऑर्डर किया वेज थाली, पंजाबी वेज थाली। अब अगर आप ऑर्डर करोगे तो पंजाबी वेज थाली में उतना ही खाना आएगा ना, जितना कोई और पर्सन ऑर्डर करेगा तब भी उतना ही खाना आएगा। यस सर। तो पंजाबी वेज थाली एक मील है। यस सर। वो हमेशा इक्वल ही रहेगा, चाहे उसे 100 लोग खाएं, चाहे 500 लोग खाएं, कितने भी लोग खाएं, वो एक मील की जो क्वांटिटी है वो फिक्स है। सर पिज्जा का साइज तो अलग है ना, एक 20 इंचेस का, एक 12 इंचेस का। हाँ, पिज्जा का साइज अलग है, पिज्जा में से मील काट रहे हैं। सपोज करो कि हमारे पास, मैं एक पर्सन हूं, सपोज करो कि मैं जो है 200 ग्राम पिज्जा खाता हूं, ठीक है। अब 200 ग्राम पिज्जा मैं कहूंगा सबको 200 ग्राम पिज्जा ही दूंगा मैं। 200 ग्राम पिज्जा एक मील है, सबको 200 ग्राम पिज्जा ही मिलेगा, यही मील है। अब मेरे पास अगर बड़ा वाला पिज्जा होगा तो मैं ज्यादा लोगों को खिला दूंगा, अगर छोटा सा पिज्जा होगा तो मैं कम लोगों को खिलाऊंगा। तो जब मेरे पास 36 पाई का पिज्जा था तो मैंने 4 लोगों को खिलाया, तो 4 लोगों को खिलाया तो एक मील कितने का हो गया? 36 पाई ओवर 4।
अब मेरे पास 100 पाई का पिज्जा आ गया, तो मैं कितने लोगों को खिलाऊंगा? मैंने माना कि मैंने n लोगों को खिलाया, तो 100 पाई ओवर n, ये एक मील की क्वांटिटी हो गई। नहीं बात समझ में आई? यस सर। सर जैसे हम उसका क्वांटिटी कंपेयर करते हैं सर, वैसे ही सर 36 पाई जितना जो पिज्जा था सर, उन्होंने 4 लोगों ने खाया। अब अलग एक दूसरा पिज्जा जो 20 इंचेस, मतलब उसका जो एरिया था वो था 100 पाई, उसे खा रहे हैं। हमें पता नहीं वो कितने लोग हैं, वही हमें पता लगाने हैं, वो एक्स है। तो हमें एक मील की वैल्यू तो दोनों में सेम ही होगी, क्योंकि वो होगा 36 पाई बाय 4 और वो हो जाएगा 100 पाई बाय, हम जिसे एज्यूम कर लेंगे दूसरा नंबर उसका एक्स, तो 100 पाई बाय एक्स हो जाएगा। तो सर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो इससे काट के हमने निकाला है। अभी भी नहीं आया समझ में तुम्हें बेटा? हाँ सर इसका मतलब सीधा सीधा ये है ना कि एक मील में 9 पाई इंच स्क्वायर का एरिया आएगा। अब चाहे वो 36 पाई स्क्वायर का बिल्कुल सही, पिज्जा हो, चाहे 100 बिल्कुल पाई सही, स्क्वायर का पिज्जा हो, वो एक मील में तो बिल्कुल सिर्फ सही। उतने का ही आएगा। फिर लोग उसको काट काट के बांट के खाएंगे। हाँ, एक मील का मतलब है 9 पाई स्क्वायर इंचेस पिज्जा, एक मील का ये मतलब है, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, तो मतलब उसमें नंबर बढ़ जाएगा लेकिन साइज तो वही रहेगा मील का। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। दोनों को इक्वल ले लिया ये और सर फिर सर जैसे निकाला। खाने वाले का पेट तो उतना ही है, वो तो बड़ा नहीं हो रहा, वो तो उतना ही खाएगा जितना उसे छोटा वाला स्लाइस दो या बड़ा वाला स्लाइस दो। हाँ, एक मील के अंदर उतना ही मिलने वाला है, चाहे बड़े वाले पिज्जा से काट कर दो, चाहे छोटे वाले पिज्जा से काट कर दो, जो सिंगल मील की क्वांटिटी है वो उतनी आने वाली है। अब आया समझ में? यस सर, यस आ गया। सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा, अभी बोर्ड साफ दिख रहा है, ब्लर्ड है? सर ब्लड ब्लड यस सर ब्लर है। पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द circumference सर क्लियर है। are on the circumference of a circle centered at O। देखो मैंने फिर से वही नोटेशन यूज करा है, सर्किल सेंटर्ड एट O। such that एंगल AOB is equal to 120 degree and OA is equal to 12। Find the area. No, find first part. the area of circle। Second part, the area of sector AOB। ट्राई करिए। सर मुझे सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूजन था। जो ये सेक्टर है सर,
सर ये 2 रेडियाई के बीच वाला एरिया है ना? हाँ बेटा। ओके सर। सर अभी हम डन। बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व सर कराएंगे, बोथ पार्ट बताएंगे। डन। Sir, both part done. सर बोथ पार्ट डन। ग्रेट ग्रेट। सर 2 मिनट सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। पहले डायग्राम बनाएंगे। एरिया निकालने के लिए हमें केवल रेडियस की रिक्वायरमेंट है, तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है सर 144 पाई। तो एरिया हो जाएगा 144 पाई। सेकंड पार्ट में हम वर्क करेंगे। सेकंड पार्ट लीजिएगा ध्यान से। सर एंगल AOB 360 डिग्री का 1/3 है, तो सर जो एरिया होगा सर वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए सेक्टर का एरिया का निकालने का मीनिंग क्या है पहले समझते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का मीनिंग क्या है पहले ये समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, सेक्टर का मीनिंग ये है कि ये जो पार्ट है, जो कॉर्ड बनी AB, ये जो कॉर्ड बन रही है हमारी, ये कॉर्ड सेंटर के साथ जो एरिया बना रही है इस तरीके से, ये वाला एरिया आ रहा है समझ में? यस सर। सेक्टर का एरिया का मतलब आ रहा है, ये कंप्लीट एरिया जो है। ओके, एग्री? यस सर। यस सर। तो हमें कंप्लीट एरिया निकालना है, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये है 120 डिग्री। तो 360 का 120 डिग्री कितना पार्ट हुआ सर 1/3। 1/3। 1/3 पार्ट हुआ ना। तो इसका जो एरिया होगा वो टोटल एरिया का 1/3 हो जाएगा। यस सर 48। सर 48 पाई। एरिया ऑफ सेक्टर AOB is 1/3 of 144 pi. Okay. Yes sir. 48 pi. Do you agree or not? यस यस सर। यस सर। क्योंकि सर रेडियंस की वजह से हो गया ना, हम लोगों को पता है कि 2/3 पाई रेडियंस होता है 120 डिग्री। तो इससे हम लोग पता एंगल की वजह से, रेडियस की वजह से नहीं, एंगल की वजह से, क्योंकि एंगल था 120 डिग्री, एंगल जो है वो 360 डिग्री का 1/3 है, क्योंकि टोटल एंगल होता है। पार्ट नहीं दिख रहा सर, थोड़ा सा कैमरा नीचे डालो। यस सर, 360 डिग्री जो होता है सर वो पाई आर स्क्वायर का एरिया बनाता है। जो होता है वो सॉरी 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री जो होता है वो होता है 1/3। तो इसका सेक्टर का जो एरिया होगा वो टोटल एरिया का 1/3 होगा। यस एनी डाउट? सर आपने 1/3 इनटू में क्या लिखा है आगे? यहाँ 144 पाई 144 टोटल एरिया 144 पाई और सर इज इक्वल्स टू में 40 पाई 48 पाई। यस सर 48। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, पहले वो सुनते हैं। देखिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था आर्क लेंथ के लिए, वो कितना आया था? फॉर्मूला आर्क लेंथ के लिए कितना आया था सर? थीटा टाइम्स थीटा रेडियन इनटू आर। हाँ, और थीटा रेडियन इनटू रेडियस। रेडियस
और थीटा इज इन रेडियन। ओके, अब हम सिमिलरली एक फॉर्मूला सेक्टर के एरिया के लिए भी ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आर्क लेंथ एंगल के प्रोपोर्शनल होती है, उसी तरीके से सेक्टर का जो एरिया है वो भी एंगल के ही प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हमने अभी देखा कि 120 डिग्री टोटल एंगल का 1/3 था, तो इस सेक्टर का एरिया भी टोटल एरिया का 1/3 हो गया। ओके, तो अब अगर मैं 120 डिग्री की जगह मान लो थीटा एंगल बन गया सेंटर पे, तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालूंगा, आइए देखते हैं। देखें। यस सर। यस। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप, ये कमेंट है, देखिए ये मान लीजिए एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, और मान लीजिए ये एक सेक्टर है और हमें ये एरिया निकालना है, और ये जो एंगल है ये बन रहा है थीटा इन रेडियंस। एंगल को हमने रेडियन में ले लिया है, ठीक है। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, नोटिस करिएगा बिल्कुल ध्यान से। देखिए जो थीटा है वो टोटल एंगल 2 पाई का जितना भी पार्ट होगा, थीटा ओवर 2 पाई, यानी कि थीटा और 2 पाई में जो भी रेशियो होगा वही रेशियो इस एरिया में, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी में, और टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर में होगा। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। जो रेशियो थीटा 2 पाई के साथ बनाएगा वही रेशियो ये एरिया सेक्टर का एरिया टोटल एरिया के साथ बनाएगा। यस सर। डू यू एग्री? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यहां पे हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया सर? थीटा बाय 2 टाइम्स रेडियस स्क्वायर। यस, बिल्कुल सही, हाफ थीटा आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज इन रेडियन। सर रेडियन। एग्री? यस सर। सर बट Yes, इसमें sir. डिग्री था सर, जो अभी हमने कर तो डिग्री में था तब भी तो आ ही रहा था हमारा आंसर। नहीं, क्योंकि हमने वो रेशियो फिगर आउट किया, मैटर वहां पे हमने केवल वो रेशियो निकाल ली है ना। अगर आपने थीटा को डिग्री में लिया तो नीचे 280 या 360 डिग्री लिया था, हमें रेशियो से मतलब है, हमने रेशियो निकाला था वो। ओके सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पे अगर हम लोग आर्क AB की बात करते तो आर्क AB बाय सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल भी 1/3 आता है। हाँ, तो कल तो हमने यही बात की थी ना, कल तुम कल लेक्चर में प्रेजेंट नहीं थे क्या? नहीं सर, नेटवर्क इशू हो गया था, मुझे लीव करना पड़ गया था बीच में। हाँ, तो कल हमने यही बात करी थी, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना। कल हमने जो आर्क की लेंथ निकाली थी वो थीटा इंटू आर निकाली थी, सेम कंसेप्ट से जो तुम बोल रहे हो। डन? यस सर। तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहाँ पर हम क्लोज करते हैं, और मैं फटाफट से समराइज कर देता हूँ आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने प्रोपोजिशन पढ़ी। आज हमने सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन पढ़ी, और हमने ये देखा कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी, और अगर कोई दो कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हो तो वो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल प्रोपोजिशन हमने पढ़ी। उसके बाद हमने एरिया ऑफ सर्किल की बात करी। एरिया ऑफ सर्किल हमने उस मेथड से निकाला जो हमें यूक्लिड सर ने सिखाया था आज से तकरीबन 2500 साल पहले। हालांकि वो मेथड आज की मॉडर्न मैथमेटिक्स में एक्सेप्टेबल भले ही ना हो, लेकिन वो मेथड अपने आप में रिमार्केबल है और एक बहुत ही शानदार वर्क है। ठीक है, उस मेथड से मुझे आवाज नहीं आ रही, सुन लो। अभी अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो, मैं बाद में मौका दूंगा पूछने का, तब पूछना। तो हमने उस मेथड से सर्कल का एरिया निकाला, और हमारा मेथड था कि हमने एरिया को छोटी छोटी स्लाइड्स में ब्रेक कर लिया।
छोटी छोटी स्लाइसेस में ब्रेक करने के बाद हमने उन्हें रीअरेंज करा और इस तरह से रीअरेंज करा कि वो एक रेक्टेंगल की शेप बना रहे हैं, तो हम उस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि नंबर ऑफ स्लाइसेस आर इन्फिनिटी, जितने नंबर ऑफ स्लाइसेस ज्यादा होंगी उतना ही वो जो शेप हमने बनाई थी वो रेक्टेंगल के क्लोज होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाला और एरिया ऑफ सर्कल हमारा आया था पाई आर स्क्वायर, जो कि जहां पर आर क्या है, आर एक रेडियस है। ओके, तो हमने एक बात ये करी थी, उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी थी और फाइनली हमने एरिया ऑफ सेक्टर की बात करी है। जो सेक्टर होता है इसका एरिया, और इसका एरिया हमने वैसे निकाला जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आर्क लेंथ निकाली थी, क्योंकि टोटल एंगल होता है 2 पाई, तो 2 पाई का जितना भी पार्ट ये सेक्टर बना रहा है सेंटर पे, उतना ही टोटल एरिया का इसका एरिया होगा। तो हमने देखा थीटा अगर एंगल बनेगा तो थीटा 2 पाई का जितना पार्ट होगा उतना ही एरिया सेक्टर का टोटल एरिया का होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, एरिया ऑफ ए सेक्टर हाफ थीटा आर स्क्वायर, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। इतने ही हमने इस लेक्चर में बात करी है। आगे हम बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एरिया के ऊपर। हम बहुत ही अच्छे फिगर्स बनाएंगे जिसके अंदर हमें कॉम्प्लिकेटेड एरियाज को फिगर आउट करना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर जब हम 360 डिग्री लेंगे तब भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? कहाँ पर? सर जो अभी हमने लास्ट में डिवाइड करा है ना, हाँ यस सर, जब हम यहाँ 360 डिग्री लेंगे। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम 360 लेंगे यहाँ पर तो ऊपर थीटा को आप डिग्री में लीजिएगा तो वो रेशियो बन जाएगा और वही रेशियो आप यहाँ पर यूज कर लीजिएगा, सेम आंसर आएगा जैसा हमने अभी किया था 360 अभी किया था ना। हाँ सर, जो एरिया ऑफ सेक्टर हमने हाफ इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर लिखा है वहां नहीं पुट कर सकते हम उसे डिग्री में जब होगा? नहीं, वहां पर हम डिग्री में पुट नहीं कर सकते, वहां पर डिग्री में इसलिए पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमने पाई से पाई कैंसिल कर दिया है। Yes, okay, sir. Yes. यहाँ must be in radian. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Good Thank you, sir. Good evening, Bye, sir. sir. आज के लिए नहीं है, हम मिलेंगे next Thank you, session में। sir. Good तब तक के evening, लिए sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Bye. Good Good evening, evening, everyone. everyone. Bye.